हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS ज्ञान सागर। प्रीवियस वीडियोज में हमने यूजीसी नेट के PYQs की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है, जिसमें DBMS और ऑपरेटिंग सिस्टम के PYQs हमने सोल्व कर लिए हैं। अभी हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के PYQs की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आज की वीडियो में जून 2018 और नवंबर 2017 के PYQs को हम सोल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। आई एम सोनिका। आई हैव क्वालिफाइड 2 times HTET एग्जाम बाय कंप्यूटर साइंस, ऑल्सो क्वालिफाइड UGC नेट बाय कंप्यूटर साइंस एंड करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, Which one of the following is not typically provided by source code management software? Source code management software के द्वारा क्या नहीं प्रोवाइड किया गया? Synchronization, versioning and revision history, syntax highlighting और project forking। तो जो not typically provided by source code management software, that is syntax highlighting। Project forking क्या होता है? प्रोजेक्ट फोर्किंग होता है जब कोई सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड की कॉपी ले ली जाती है। कॉपी करके उसके बेस पे एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर पार्ट डेवलप करना, दैट इज प्रोजेक्ट फोर्किंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंटैक्स हाइलाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A software system crashed 20 times in the year 2017 and for each crash it takes 20 minutes to restart. Approximately what was the software availability in that year? क्रैश हुआ है 20 टाइम्स, एक साल में ईयर है 2017 जिसमें सिस्टम जो है वो क्रैश हुआ है 20 टाइम्स। हर टाइम जब रीस्टार्ट करते हो तो 2 मिनट्स का टाइम लेता है। तो 1 ईयर में अगर आप मिनट्स निकालो, टोटल मिनट्स निकालते हैं, तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और 1 डे में 24 मिनट्स होती हैं और 24 मिनट हावर होते हैं, ये डेज हावर, और 1 हावर में मिनट होती हैं 60। तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ मिनट्स निकल के आ जाती हैं। हर बार जितनी बार भी आपका क्रैश हुआ है, मतलब टोटल जो है वो 20 टाइम्स क्रैश हुआ है, और जब रीस्टार्ट करने में हर बार 2 मिनट्स का टाइम लिया है, तो टोटल जो है रीस्टार्ट करने का जो टाइम है, जहां अवेलेबिलिटी नहीं था, नॉट अवेलेबल, जो टाइम है वो है 40 मिनट्स का। तो अवेलेबल कितने टाइम रहा? ये वाला टाइम है टोटल टाइम, जो उस पूरे ईयर का जो टोटल मिनट्स हैं, पूरे ईयर की टोटल नंबर ऑफ मिनट्स हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वो मिनट्स है जब आपका सिस्टम जो है वो अवेलेबल नहीं रहा, वर्किंग में नहीं रहा सिस्टम, क्योंकि 20 टाइम्स क्रैश हुआ और हर बार उसको 2 मिनट्स लगी हैं, तो मतलब 40 मिनट्स जो है वो अवेलेबल नहीं हुआ। तो अवेलेबल कब हुआ? अवेलेबल हुआ 365 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 60, ये टोटल नंबर ऑफ मिनट्स माइनस में 40 मिनट्स, ये वाला। तो ये वाला टाइम आपका अवेलेबल टाइम रहा है। अब इसने पूछा है सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी इन दैट ईयर, परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज हो जाएगा आपका अवेलेबिलिटी परसेंटेज हो जाएगा टोटल अवेलेबल टाइम, टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल अवेलेबल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम मल्टीप्लाई में 100। परसेंटेज होएगी ये टोटल अवेलेबल टाइम, दैट इज 65 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई में 365
माइनस 40 मिनट्स डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई में 60, इस सारे के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100। तो ये वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आंसर जो है ये वाला आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसने बोला है कि एक सॉफ्टवेयर है, जो आपका सॉफ्टवेयर क्रैश होता है ईयर में 20 टाइम्स क्रैश हुआ है, हर बार उसको 2 मिनट्स लगी हैं। तो 20 टाइम्स हर बार 2-2 मिनट लगेंगे, तो मतलब टोटल जो अवेलेबल नहीं रहा, क्रैश में जो टाइम चला गया वो आपका 40 मिनट्स हैं। 2017 में जो टोटल मिनट्स हैं वो हैं 365 डेज, एक दिन में 24 आवर होते हैं और एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो टोटल आपके ये मिनट्स हो गई, और इन मिनट्स में इतने टाइम क्रैश में टाइम चला गया। तो फिर टोटल अवेलेबल टाइम्स क्या हो गया, टोटल में से 40 मिनट्स माइनस कर देंगे, तो ये वाला टाइम जो है वो अवेलेबल टाइम हो गया। तो इसने अवेलेबल टाइम की परसेंटेज पूछी है, परसेंटेज में आ जाएगा आपका टोटल अवेलेबल टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाई 100। आप सोल्व करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर जो है ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। कपलिंग इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरकनेक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉडल। एक कपलिंग होती है, एक कोहिजन होती है। जो कपलिंग होती है वो इंटर मॉड्यूल के बीच में इंटरकनेक्शन होता है बिटवीन मॉड्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मॉडल कपलिंग। कपलिंग और कोहिजन के बारे में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसने पूछा है कि क्या करेक्ट होगा, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट होगी इनके बारे में। पी क्या कहता है, कॉमन कपलिंग अकर्स व्हेन वन मॉड्यूल कंट्रोल द फ्लो ऑफ अनदर मॉड्यूल। जब वन मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के फ्लो को कंट्रोल करता है उसे कॉमन कपलिंग नहीं बोला जाता, उसे कंट्रोल कपलिंग बोला जाता है। कंट्रोल कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग वो होती है जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के फ्लो को कंट्रोल करता है बाय पासिंग द इंफॉर्मेशन की ऑन व्हाट टू डू। सेकंड क्या कहता है, डाटा कपलिंग, द कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर इज पास्ड फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल थ्रू पैरामीटर्स। बिल्कुल सही बात है। आपका पी वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन कपलिंग नहीं होती, ये कंट्रोल कपलिंग होती है। तो आपका पी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, और ये वाला भी नहीं होगा। तो आंसर जो है आपका थर्ड हो जाएगा। आपको सिर्फ पी के बेस पर भी आप आंसर निकाल सकते हैं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। स्टैम्प कपलिंग क्या होती है, स्टैम्प कपलिंग होती है जब मॉड्यूल जो है शेयर करते हैं कंपोजिट डाटा को एंड उसका केवल कुछ पार्ट ही उसका यूज करते हैं, दैट इज स्टैम्प कपलिंग। तो आपका आंसर जो है वो थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ए सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न ऑफन यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा डिजाइन पैटर्न तैयार करना जो अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, रीजन टू री इंजीनियर ए सॉफ्टवेयर। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को री इंजीनियर क्यों करते हैं। अलो लेगेसी सॉफ्टवेयर टू क्विकली अडेप्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। बिल्कुल किसी भी चेंजिंग इन्वायरमेंट को इजीली जो है वो अडेप्ट कर ले, इसलिए भी री इंजीनियर करते हैं। अपग्रेड करना किसी को, न्यू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वगैरह करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। इम्प्रूव करना सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही बात है। अलो चेंजेज इन फंक्शनैलिटी एंड आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। आर्किटेक्चर में चेंज नहीं करते, फंक्शनैलिटी वगैरह में उसको अपग्रेड करते हैं। तो आपका एस वाला नहीं होगा, एस नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर, तो ये वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। रीफैक्टरिंग, रीफैक्टरिंग क्या होती है, जो एक प्रोसेस होती है जो चेंज करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम इन सच ए वे दैट इट डज नॉट
alter the external behavior of the code yet the improves the internal architecture। जब किसी सॉफ्टवेयर के इंटरनल आर्किटेक्चर को आप इम्प्रूव करते हैं तो उसका एक्सटर्नल जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा, इसे बोला जाता है रीफैक्टरिंग। बिल्कुल सही बात है पी वाली। An example of refactoring is adding new feature to satisfy a customer requirement discovered after a project is shipped। After a project is shipped ये नहीं होगा, मतलब Q वाला नहीं होगा, आपका P वाला होगा। ओनली P जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, इसके बारे में बात की गई है। यूजिंग सैम्पलिंग इन प्लेस ऑफ एग्जॉस्टिव टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, सर्वेइंग कस्टमर टू फाइंड आउट देयर ओपिनियंस अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, ट्रेसिंग ईच डिफेक्ट टू इट्स अंडरलाइंग कॉज, आइसोलेटिंग द विटल फ्यू कॉजेज एंड मूविंग टू करेक्ट देम। Tracing each defect to its underlying causes and using the Pareto principle। Pareto principle क्या होता है? ये होता है 20-80 रूल। Pareto principle को 20-80 रूल या 80-20 रूल होता है, जिसका मतलब क्या होता है, 80% ऑफ सेल जो है वो आपकी 20% ऑफ क्लाइंट से आती है, या फिर जो 80% ऑफ जो क्लाइंट होते हैं वो प्रोजेक्ट पे 20% प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, या जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका 80% प्रॉफिट प्रोड्यूस करता है। तो दैट इज पेरेटो प्रिंसिपल। टू करेक्ट ईच प्रॉब्लम फाइंड आउट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका tracing each defect to its underlying cause, isolating the vital few causes and moving to correct them। नेक्स्ट करते हैं, which of the following statement are false? false पूछा है with respect to software testing। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड अल्फा टेस्टिंग। एक अल्फा टेस्टिंग होती है, एक बेटा टेस्टिंग होती है। एक बेटा टेस्टिंग होती है। अल्फा टेस्टिंग जो होती है वो डेवलपर एंड पे होती है, और जो बेटा टेस्टिंग होती है वो यूजर एंड पे होती है। एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में बोला गया है, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में बोला गया है। पहले S3 को पढ़ते हैं। अल्फा टेस्टिंग कंडक्टेड एट डेवलपर साइट, बिल्कुल डेवलपर एंड पे की जाती है, बाय द टीम ऑफ हाईली स्किल्ड टेस्टर फॉर सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड। फॉल्स पूछा है, ये तो बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है तो S3 तो इनमें आना नहीं चाहिए, S3 नहीं है, S3 इज फॉल्स, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे थ्योरी क्वेश्चन है, आप पढ़ के देख लेना। नेक्स्ट करते हैं, ए सिग्नल प्रोसेसर सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट फॉर 91.25 days आफ्टर रिपेयर, द मीन्स सॉफ्टवेयर रिपेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 5 मिनट्स। ये क्वेश्चन जो है ये हाफ है, इसमें जो है ये जो है एक्सपेक्ट टाइम जो है एक्सपेक्टेड टू बी 5 मिनट्स होगा, एंड देन आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर आपको निकालना है। एक क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे किया है सेम वैसे ही है, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर ये निकालना है। अभी हमने जस्ट बाद पीछे किया था एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो किया था ऐसा ही सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये जून 2018 में आया है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन ये 17 में आया है। तो सेम क्वेश्चन है, पहले आपका 17 में आया है और ये 18 में भी
17 में भी आया, फिर 18 में भी आया, तो सेम ही क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला है, प्रोसेसर जो है एक्सपेक्टेड कितने दिन ऑपरेट करता है, टोटल वो आपका 9.25 डेज ऑपरेट करता है। एक दिन में कितने होते हैं, एक दिन में आपके हावर होते हैं 24 और एक हावर में होता है 6 मिनट्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ मिनट्स आ गई, टोटल टाइम आ गया, टोटल टाइम। ये वो टाइम है जितनी मिनट्स उसने ऑपरेट किया है। रिपेयर करने में उसे एक्सपेक्टेड जो है वो 5 मिनट्स का टाइम लगा है, तो ये वाला तो उसने ऑपरेट किया, टोटल टाइम टू ऑपरेट द सॉफ्टवेयर। यहां कर लेते हैं टोटल टाइम टू ऑपरेट सॉफ्टवेयर, दैट इज 91.25 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई में 60, इतने मिनट्स उसने ऑपरेट किया है। एक्सपेक्टेड टाइम्स 5 मिनट्स का टाइम उसे रिपेयर करने में लगा, मतलब जो टोटल टाइम जो हो गया, टोटल टाइम हो गया जो टाइम ऑपरेट किया और जो टाइम रिपेयर करने में लगा, वो आपका टाइम होता है टोटल जो टाइम लगा वो। तो 91.25 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई में 60, और इस टाइम में आपने 5 मिनट्स और ऐड कर दो, ये वाला आपका टोटल टाइम हो गया। अब अवेलेबिलिटी जो परसेंटेज आपकी निकल के आएगी, परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी जो आपकी निकल के आएगी वो हो जाएगी आपकी टोटल ऑपरेट टाइम 91.25 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई में 60 डिवाइड बाय टोटल टाइम 25 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई में 60 प्लस 5 और मल्टीप्लाई में 100। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे वो आपका अवेलेबिलिटी टाइम आ जाएगा। टोटल इसका ऑपरेट करने में टाइम लगे हैं 91.25 डेज, और एक दिन में होते हैं 24 हावर और एक आवर में होते हैं 60 मिनट्स। तो टोटल इतने मिनट्स उसने ऑपरेट किया है। 5 मिनट रिपेयर करने में भी टाइम लगा है, तो मतलब 5 मिनट्स और भी ऐड कर दो, जो कि टोटल टाइम लग गया आपका। तो अवेलेबिलिटी परसेंटेज निकालते हैं कि जितना टाइम उसे ऑपरेट करने में लगा है वो डिवाइड बाय जितना टाइम उसको टोटल लगा था वो, और मल्टीप्लाई में 100। इसको आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आंसर निकल के आ जाएंगे। आपका आंसर जो है ये वाला हो जाएगा। सोल्व करके देख लेना इसको। नेक्स्ट करते हैं, कंसिडर द मेथड एमसीक्यू। एक मेथड है एमसीक्यू के नाम से। इन एमसीक्यू बुलियन ए, बुलियन बी एंड बुलियन सी और बुलियन डी, ये इसके पैरामीटर दिए गए हैं, आर्गुमेंट गिवन है। इंट आंसर 1 इफ ए कंडीशन है, इफ देके कंडीशन गिवन है। ए अगर कंडीशन ट्रू है तो आंसर 2 प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स इफ पर आ जाएगा, फॉल्स है तो। फिर बी अगर ट्रू है तो आपका ये बन जाएगा, फिर अदरवाइज एल्स इफ पे आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। M1, M2 और M3 आपको निकालना है। स्टेटमेंट को रीड कर लेना अच्छे से, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं इफ 1 से, ए से। इफ ए अगर आपका ये इसमें दो इफ के बाद कंडीशन है, कंडीशन या तो आपकी ट्रू होगी या तो आपकी फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो आंसर जो है इक्वल्स टू 2 आपका प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो फिर ये जाएगा आपका एल्स इफ बी पे। और इसके बाद भी आपकी 2 कंडीशन बनती हैं। ये वाली कंडीशन या तो आपकी ट्रू होगी, बी वाली या तो आपकी फॉल्स होगी। ट्रू अगर है, अगर ये ट्रू होगी या तो आपकी फॉल्स होगी। अगर ये ट्रू है तो आपका आंसर इक्वल्स टू 3 प्रिंट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो फिर आपकी सी वाली कंडीशन पे चला जाएगा।
सी वाली कंडीशन पे जब जाएगा तो इधर भी फिर आपकी दो कंडीशन बनती हैं, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर ट्रू होता है तो ये ब्लॉक्स यहाँ से है, ट्रू होता है तो इफ वाली डी वाली कंडीशन पे चला जाएगा, ये एल्स इफ के अंदर ही है। और अगर फॉल्स होता है तो इसने कुछ भी नहीं दिया है, फॉल्स पे कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, नो डिफाइन। और अगर ट्रू है तो आपका डी वाली कंडीशन पे चला जाएगा। डी वाली कंडीशन फिर से आपकी दो कंडीशन लगाएगी, यहाँ ए वाली कंडीशन है, बी वाली है और सी वाली है। डी वाली कंडीशन में अगर ट्रू है या फिर फॉल्स, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो आंसर 4 आपका प्रिंट हो जाएगा, और फॉल्स है तो कोई भी इसने डिफाइन नहीं किया है। तो ये वाला आपके जो है चलेंगे, आपकी टू कंडीशंस आपकी जो हैं वो अकॉर्डिंगली चलेगी। तो M1, M2 और M3 हमें निकालना है। अभी देखते हैं नंबर ऑफ टेस्ट टू एग्जिस्टिवली टेस्ट MCQ, M1 में कहता है। तो नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं आपके यहाँ पर भी टेस्ट है, यहाँ पर भी टेस्ट है, यहाँ पर भी टेस्ट है, यहाँ पर भी, हर बार दो दो के टेस्ट हैं। 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई में 2, मतलब 16 टेस्ट आपके हो जाते हैं। तो आपके आंसर में जब आप देखते हो M1 की वैल्यू 16, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब इनमें से देखते हैं, अब हम निकालते हैं M2। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब निकालते हैं M2। M2 में क्या बोलता है, मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू अचीव फुल स्टेटमेंट कवरेज फॉर MCQ। पूरी स्टेटमेंट कवरेज आपको निकालनी है। तो स्टेटमेंट कवरेज आप कैसे निकालेंगे, कितनी नंबर ऑफ इसमें कंडीशंस गिवन है। तो कंडीशन आपकी A पर गिवन है, B पर गिवन है, कंडीशन C पे गिवन है, कंडीशन D पर गिवन है। कंडीशन A, कंडीशन B, कंडीशन C और कंडीशन D। अगर आपकी कंडीशन A जो है वो ट्रू है तो आपका जो है आंसर 2 प्रिंट हो जाएगा, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे। बाकी से कोई मतलब ही नहीं है, सारे फॉल्स हो जाएंगे। अगर आपकी ये वाली जो है A वाली अगर फॉल्स है तो कंडीशन B पे जाएगा, और अगर कंडीशन B आपकी ट्रू है तो आपका आंसर 3 जो है वो प्रिंट रिटर्न हो जाएगा, और बाकी के सारे जो है वो फॉल्स हो जाएंगे। अगर आपकी कंडीशन जो है A वाली फॉल्स है, B वाली भी फॉल्स हो जाती है, B वाली भी फॉल्स है, तो वो C पे आएगा। C पे आएगा तो C का जो है ट्रू है, C आपका ट्रू है, D आपका ट्रू है, तो ही आपका आंसर 4 प्रिंट होगा। अगर आपका C ट्रू है, D फॉल्स है, तो कोई कंडीशन डिफाइन कर ही नहीं रखी। C अगर आपका फॉल्स है तो भी कोई कंडीशन डिफाइन नहीं कर रखी, तो ये वाली तो होंगी नहीं। C आपका ट्रू है तो D भी आपका ट्रू होगा, तभी आंसर 4 आपका प्रिंट होगा। तो मतलब जो है आपकी 4 टेस्ट आएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू अचीव फुल स्टेटमेंट कवरेज, तो मिनिमम नंबर जो टेस्ट होंगे वो आपके 3 टेस्ट होंगे, कम से कम 3 टेस्ट तो आपके होंगे ही होंगे। तो M2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो मतलब ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, ये वाला जो है आंसर हो जाएगा। ये M1 निकालने का था, ये M2 निकालने का है। अगर आपको M3 भी निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू अचीव फुल ब्रांच कवरेज, ब्रांच कवरेज में आपको निकालना है 3 भी, तो कितनी कंडीशंस आपको लगेंगी वो निकाल लेते हैं। एक बार इधर कर लेते हैं। कंडीशन आपकी 1 है, इधर कर लेते हैं कंडीशन, 1 मिनट।
कंडीशन ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी। सी और डी जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड ही है। फिर आगे बात करते हैं, अगर कंडीशन ए आपकी ट्रू है, ट्रू है तो आपकी जो ये हैं ये सारी आपकी फॉल्स हो जाएंगी, ये भी आपकी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी। सी एंड डी की बात की गई है, सी एंड डी आपका दो दो बार आ जाएगा। और एक अकेला अगर सी की बात की जाए, मान ले आपके किस तरीके से कंडीशन बनती है जब प्रिंट करना होता है, तो कंडीशन ऐसे बनती है, सी वाली, ए वाली जो है वो या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, बी वाली या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, सी वाली जो है या ट्रू होगी, डी वाली, सी और डी आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, तो सी वाली डी वाली या तो सी ट्रू होगा तो डी ट्रू होगा, सी ट्रू होगा तो डी फॉल्स होगा, तो सी और डी दो बार चलेंगे। या फिर सी आपका फॉल्स होगा तो फिर आपका डी का तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, डी में तो आएगा ही नहीं। तो एक और कंडीशन लेते हैं, कंडीशन आपकी सी। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, 5 हो गए, मतलब जो ब्रांच कवरेज है वो आपकी M3 जो है वो 5 हो जाएगा। फिर भी करके देख लेते हैं, अगर ए आपका ट्रू है, ए आपका ट्रू है तो रिटर्न हो जाएगा अंश 2, अंश इक्वल्स टू 2 और ये रिटर्न हो जाएगा ANS। अगर आपका ट्रू है, ये वाली चीज ट्रू है, अगर बी ट्रू है तो सारे चीज क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। ट्रू है तो आपका रिटर्न हो जाएगा ANS इक्वल्स टू 3 और रिटर्न हो जाएगा ANS। अगर आपका सी ट्रू है, सी आपका ट्रू है तो डी भी आपका ट्रू होगा, सी भी ट्रू है, डी भी ट्रू है, तो आपका अंश इक्वल्स टू 4 और रिटर्न हो जाएगा ANS। और अगर आपका सी जो है वो फॉल्स है तो आपका कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, डी आपका ट्रू है तो ये चलेगा। तो इस टाइप से आपकी ये कंडीशन चलती है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। ये M1 निकालने का था, ये M2 निकालने का था। नेक्स्ट करते हैं, A simple stand-alone software utility is to be developed in C programming by a team of software experts for a computer running Linux. Overall size of this software is estimated to be 20,000 line of code. LOC 20,000 मतलब 20K. Considering A की वैल्यू जो है ये वाली है, B की वैल्यू ये है, एज मल्टीप्लिकेटिव of A equals to 2.4 and exponentiation B equals to 1.05 for the basic COCOMO effort estimation equation C and D multiplicative and exponentiation. Multiplicative C इसकी वैल्यू है 2.5, एक्सपोनेंशियल D इसकी वैल्यू है 0.38, LOC है 20K। आपको कोकोमो मॉडल का एस्टिमेशन निकालना है। सोल्व करते हैं इसको। ये सब चीज गिवन है, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लेना। अभी यहाँ से निकालते हैं। इसके जो है फॉर्मूले होते हैं निकालने के कोकोमो मॉडल का। कोकोमो मीन्स होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। काफी बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। कोकोमो बेसिक फॉर्मूला होता है इसका, बेसिक फॉर्मूला A मल्टीप्लाई LOC इन K का मतलब होता है 1000। जैसे ये था आपका 20,000, तो 20,000 को आप 20K भी लिख सकते हैं। LOC इन K की पावर B,
ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है कोकोमो का। सोल्व करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 2.4 मल्टीप्लाई में LOC इन के मतलब 20, बी की पावर 1.05। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आता है 55.756। आप इसको सोल्व कर लेना। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट टाइम एस्टिमेशन इक्वेशन। तो डेवलपमेंट टाइम का जो फॉर्मूला होता है डेवलपमेंट का फॉर्मूला होता है C मल्टीप्लाई में जो आपकी कोकोमो की जो बेसिक कोकोमो की जो वैल्यू आई है वो बेसिक कोकोमो रिजल्ट इसकी पावर D। तो C क्या है? C है 2.5 मल्टीप्लाई में 55.756 की पावर D। D क्या है? 0.38। आप इसको सोल्व करना। सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये वैल्यू निकल के आएगी। सोल्व कर लेना इसको। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। इसने क्या बोला है? लाइन ऑफ कोड गिवन है आपको। लाइन ऑफ कोड ये गिवन है LOC के में लिख लिया इसको। फिर ए की वैल्यू बी की वैल्यू दी गई है मल्टीप्लिकेटिव और एक्सपोनेंशियल। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। फिर आपको एफर्ट्स एस्टिमेशन टाइम एफर्ट्स में गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है। कोकोमो मॉडल निकालते हैं। जब कोकोमो मॉडल का बेसिक फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाई में LOC इन के की पावर बी। ए की वैल्यू गिवन है, LOC की वैल्यू के में गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। आप सोल्व करेंगे ये कोकोमो का बेसिक फॉर्मूले के थ्रू बेसिक रिजल्ट निकल के आएगा। फिर इसने पूछा डेवलपमेंट का। तो कोकोमो में डेवलपमेंट का फॉर्मूला होता है C मल्टीप्लाई में बेसिक कोकोमो के रिजल्ट की पावर D। तो C भी गिवन है, D भी गिवन है। कोकोमो का बेसिक रिजल्ट हमने निकाल लिया है। कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। In software configuration management, which of the following is use cases supported by standard version control system? Managing several version or release of a software, filling bugs reports and tracking their progress, allowing team members to work in parallel, identifying when and where a regression occurred. जो मैनेजमेंट का काम होता है SCM सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का यूज के सपोर्ट करता है। वो सपोर्ट करता है, मैनेज करता है जितने भी वर्जन्स होते हैं रिलीज किए हैं सॉफ्टवेयर को, उनको मैनेज करता है। जितने भी मेंबर्स वर्क करते हैं वो पैरेलली वर्क करें उसको मैनेज करता है। मैनेज करता है कि कहाँ पर रिग्रेशन आया है और कब रिग्रेशन आया है। तो वो उसके बग्स की रिपोर्ट को फिल नहीं करता है। ये वाला जो है आपका ये नहीं होगा। A, C and D जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। द सॉफ्टवेयर does not wear out in the traditional sense of term, but software does tends to deteriorate as it evolves because not wear out in the traditional sense of the term, but software does tends to deteriorate as it evolves। ये आपका पढ़ लेना ये स्टेटमेंट को। थ्योरी क्वेश्चन है। Software suffer from exposure to hostile environment. Defects are more likely to arise after software has been used often. Multiple changes request introduced. Errors in component interactions. Software spare parts become harder to order. तो इसका आंसर जो है ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद। री इंजीनियरिंग क्या होती है? जो पहले से ही आपका सॉफ्टवेयर होता है उसके सोर्स कोड को रीराइट करना, हल्का फुल्का कुछ चेंजमेंट करके उसको रीराइट कर देना, दैट इज री इंजीनियरिंग। रिकंस्ट्रक्टिंग एक अलग चीज हो जाती है। स्क्रैपिंग द सोर्स कोड ऑफ ए सॉफ्टवेयर एंड रीराइटिंग इट एंटायरली फ्रॉम स्क्रैच। तो इसका आंसर जो है ये सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं।
Which of the following is not a key issue stressed by agile philosophy of software engineering? तो की इशू इसका नहीं है agile software engineering का. The importance of self-organizing teams as well as communication and collaboration between team members. तो ये तो है इसका. Recognition that changes represents opportunity, बिल्कुल सही बात है. Emphasis on rapid delivery of software and satisfies the customer. Having a separate testing phase after a build phase. build phase के बाद में separate करना, टेस्टिंग फेज सेपरेट रखना, ये नहीं होता. तो ये वाला जो आंसर है ये नहीं होगा अजीले फिलोसफी के थ्रू. नेक्स्ट करते हैं. व्हाट इज द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज इन विच ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ऑर्गेनाइज्ड? ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है? सबसे पहले जो टेस्टिंग होती है वो यूनिट टेस्टिंग होती है. फिर उसके बाद यूनिट टेस्टिंग होती है, छोटे छोटे पार्ट्स को टेस्ट करना. उसके बाद आपकी आती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग. ये सिंगल पार्ट्स को, सिंगल मॉड्यूल को टेस्ट करना. फिर 2 और मोर मॉड्यूल को साथ में कंबाइन करके उनको टेस्ट करना, दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग. फिर आती है सिस्टम टेस्टिंग. सिस्टम टेस्टिंग ये बेसिक टेस्टिंग होती है. फिर आती है आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. तो इसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग और वैलिडेशन टेस्टिंग बोला है. तो वैलिडेशन टेस्टिंग जो होती है वो सिस्टम टेस्टिंग से पहले आती है. सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग मतलब थर्ड वाला तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया. फिर यूनिट टेस्टिंग के बाद में आती है आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग. तो 1 तो दोनों में ही आ जाएगा. फिर उसके बाद आती है वैलिडेशन टेस्टिंग. फिर आती है सिस्टम टेस्टिंग. मतलब ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो गया. आंसर जो है आपका ये वाला हो जाएगा. इस वीडियो में हमने 2018 और 2017 के PYQs को सोल्व किया था. नेक्स्ट वीडियो में 2016 और 2015 के PYQs हम सोल्व करेंगे. थैंक यू सो मच.